हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि सेमेस्टर 1 और 3 दोनों के लिए रहने वाला है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो ड्यू सोल एनसीएफ तीनों के लिए इंपॉर्टेंट, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा जाए। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे भाई? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करें भाई, जो पहला क्वेश्चन आपका आता है ना एग्जाम के अंदर, वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है। तो ये 3 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं जिस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो कोई 2 पे लिखने हैं, बट मैं तीनों बता दूंगा आपको। पहला तो भाई नरेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है फिक्शन के अंदर। फिर उसके बाद वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर आपको बताना है, और लास्ट आजादी एज अ हिस्टोरिकल नॉवल, इसके ऊपर आपको बताना है। तो पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या नरेशन की किसमें, फिक्शन के अंदर। ठीक है, तो नरेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है भाई फिक्शन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टोरी जो है रीडर को बता रही होती है। स्टोरी का मतलब क्या होता है भाई? स्टोरी का मतलब स्टोरी के अंदर करेक्टर कौन कौन से हैं, है ना। थीम क्या है स्टोरी की, और जो इंसिडेंट हो रहे हैं स्टोरी के अंदर वो कब होंगे, ठीक है, यानी कि व्हेन। और व्हाट हैपेंड, यानी हुआ क्या है, क्या होगा, कब होगा, जो इस आपको रीडर को पता चलता है एक स्टोरी पढ़कर। तो ये नरेशन ही तो है कि हम स्टोरी को नरेट किस प्रकार से करें ताकि नरेश जो रीडर है उसको समझ आ जाए। ठीक है, तो नरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है फिक्शन के अंदर। इट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस, हु द कैरेक्टर्स आर एंड वेयर एंड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, कहाँ पर और कब जो है इवेंट होने वाला है, समझ आ गया। और विदाउट नरेशन अ स्टोरी वुड बी कंफ्यूजिंग एंड इनकम्प्लीट। सीधी सी बात है ना। अगर मान लो कि मैं एक जो करेक्टर्स हैं जो इवेंट है उनको मैं सीक्वेंस में नहीं रखूं, उनको मैं सीक्वेंस में नहीं रखता, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? स्टोरी समझ ही नहीं आएगी। अब सीक्वेंस में रख रहा हूँ उसका मतलब क्या है? मैंने स्टोरी को नरेट करा है। तो फिक्शन के अंदर नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर नरेशन नहीं होगा तो भाई जो एक स्टोरी वो इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग लगने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। आगे देखो भाई, जो नरेशन है ये हेल्प करता है रीडर को कि भाई स्टोरी है क्या, ठीक है, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, है ना, मदद करता है समझने के लिए। किसके? करेक्टर्स के। जो करेक्टर्स की फीलिंग या एक्शंस उनको समझने में मदद कर रहा होता है। और इट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग बाय डिस्क्राइबिंग इवेंट्स क्लियरली एंड स्मूथली। ठीक है भाई, तो स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बना रहा होता है। कैसे बना रहा होता है भाई? इवेंट्स हो गए, करेक्टर्स हो गए, है ना, उनको क्लियरली स्मूथली हमको समझा रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। और नरेशन के थ्रू क्या होता है ना कि जो राइटर है वो क्रिएट कर सकता है भाई सस्पेंस को। आपने पढ़ा होगा कोई स्टोरी होती है, आपको काफी सस्पेंस लग रहा होता है, तो वो कैसे आ रहा है? वो नरेशन के थ्रू आ रहा है। वो नरेशन की स्किल जिसके पास होगी वही कर पाएगा, ध्यान रखना है। तो सस्पेंस हो गया, इमोशन है, इमेजिनेशन है इन द रीडर्स माइंड। ठीक है भाई, तो राइटर जो है वो नरेशन के थ्रू माइंड के अंदर जो है, किसके माइंड के अंदर? रीडर्स के माइंड के अंदर जो है यहाँ पर सस्पेंस हो गया, इमोशन, इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है। समझ आ गया। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि जो नरेशन है वो कनेक्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के जो डॉटेड डॉट मतलब कि जितने भी उसके पार्ट हैं उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है, ताकि जो रीडर है उसको स्टोरी समझ आए, है ना। ताकि जो स्टोरी है उसको रीडर जो एंजॉय कर पाए और अंडरस्टैंड द फिक्शन इजिली, यानी वो फिक्शन को इजिली समझ पाए। तो ये शॉर्ट नोट्स हमने लिख दी किसके? नरेशन के ऊपर, कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है नरेशन स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वंदे मातरम सॉन्ग की। तो इससे आप परिचित भी हैं, आप इसको जानते भी हैं। तो वंदे मातरम जो है ना भाई एक फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग है इंडिया के लिए। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति एक तरह से, जो देश के प्रति मर मिटने की बात करता हो, देशभक्ति सिखाता हो। ठीक है, एक तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसको लिखा किसने है भाई? इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है अपनी नोवेल, जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। तो ठीक है भाई, तो बंकिम चंद्र जी की एक नोवेल है आनंद मठ। तो उसके अंदर इन्होंने क्या है, जिक्र करा है किसका? वंदे मातरम का। समझ आ गया। और यहाँ पर क्या करते हैं इस सॉन्ग के अंदर? ये अपनी मदरलैंड, मदरलैंड यानी इंडिया को क्या करते हैं भाई? प्रेज करते हैं। क्या करते हैं? प्रेज करते हैं और डीप लव शो करते हैं फॉर हिज कंट्री। ठीक है, अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट हो गया, लव जो यहाँ पर ये शो करते हैं। आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अब आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था। क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो फ्रीडम फाइटर लड़ाई कर रहे थे, है ना, तो उनको यूनाइट करने के लिए, ठीक है, उनको करेज से फिल करने के लिए, इंस्पिरेशन का सोर्स देने के लिए यहाँ पर जो इसने काम करा वो क्या था? ये वंदे मातरम सॉन्ग ही था। समझ रहे हो? आगे चले। द सॉन्ग फील्ड पीपल विथ फीलिंग्स ऑफ पेट्रोटिज्म एंड करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है भाई, तो वंदे मातरम सॉन्ग जब लोग सुन रहे थे तो उनको भाई देशभक्ति की भावना उनके अंदर आई। ठीक है, करेज उन्होंने सीखी, है ना, और सेक्रीफाइस करने की
भूख उनको लगी कि हाँ हम देश के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम कर देंगे। ठीक है भाई, तो लोगों को फील्ड कर दे इस फीलिंग से। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, मातरम होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो भाई अपनी क्या एक स्पिरिट हो गई है ना, तो वंदे मातरम ने अपनी स्पिरिट की वजह से, नेशनल स्पिरिट की वजह से जो है, जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के अंदर अपना एक स्थान होल्ड करा है, ध्यान रखना है, अपनी एक जगह बनाई है। ठीक है, हमको पता भी वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी भी चली थी, बट उस पर नहीं जाएंगे। आगे चले, आज़ादी एज ए हिस्टोरिकल नॉवेल। तो आज़ादी, आपको ध्यान रखना, लिखा किसने इसको, चमन नेहाल ने लिखा है। ठीक है, चमन नेहाल, ध्यान रखना, या नहल भी पढ़ते हैं लोग उसको, ठीक है, ऐसे नहल ही पढ़ेंगे, नहल, चमन नहल। ठीक है भाई, तो ये एक नोवेल है आज़ादी, जो कि किसके बारे में बताती है, जो हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके आसपास की स्टोरी को ये जिक्र करती है, ध्यान रखना है। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन इन 1947, it shows how the freedom of India also brought pain, violence and suffering to many people। ठीक है, हमको आज़ादी तो मिली, फ्रीडम तो मिली, लेकिन लोगों को पेन भी हुआ, वायलेंस भी सहनी पड़ी, और सफरिंग्स भी लोगों ने बहुत करी, है ना। तो पार्टीशन हुआ, आज़ादी मिली, बट बहुत सफरिंग भी हमें देखने को मिली है। आगे चले, द स्टोरी डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी जो है डिस्क्राइब करती है ऑर्डिनरी पीपल जो है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में जो अफेक्ट हुई ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है भाई, तो इट प्रेजेंट्स रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक लड़ाई झगड़े हो गए ना, माइग्रेशन हो गया, और लॉस ऑफ होम। आपको पता है पार्टीशन हुआ था ना भाई, तो पार्टीशन से लोग भाई माइग्रेट भी हुए, लोग जो है माइग्रेट भी हुए, उनको जाना पड़ा, अपने घर खोने पड़े, यानी कि लॉस ऑफ होम्स, ये भी उनको झेलना पड़ा। समझ रहे हो भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे देखो। और थ्रू दीज इवेंट्स द नोवेल गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ दैट पीरियड इन हिस्ट्री। ठीक है भाई, जो अपनी नोवेल है इनकी, चमन नहल की, तो ये यहाँ पर एक उस उन इवेंट्स के जो उस टाइम पर हुए उसके एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने जो है ये देते हैं, ताकि जो रीडर जब पढ़े ना उसको लगे भाई क्या हुआ था उस टाइम पे। समझ आ गया। आगे चले, आजादी इज कोल्ड अ हिस्टोरिकल नोवेल बिकॉज इट मिक्स हिस्ट्री विद फिक्शन। ठीक है ना, हिस्टोरिकल नोवेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है ये हिस्ट्री और फिक्शन आपस में मिक्स हो जाते हैं। हिस्ट्री के साथ यहाँ पर उन्होंने फिक्शन ऐड कर दिया। फिक्शन मतलब क्या, यहाँ पे इन्होंने स्टोरी खुद से तरह से नरेट कर दी, ताकि जो रीडर है उसको समझ और इंटरेस्टिंग भी लगे, तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल नोवेल हम बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था कि हिस्टोरिकल नोवेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में ये बता रही होती है, ट्रू पिक्चर हमारे सामने पेश कर रही होती है। इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन वाइल ऑल्सो टेलिंग अ मीनिंगफुल स्टोरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है रीडर को ये मदद करती है समझने में क्या, कि इमोशनल और सोशल इम्पैक्ट क्या रहा पार्टीशन का। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसलिए रीडर को जो है ये मजा भी आता है पढ़ने, मजा इन द सेंस मतलब कि बंधे रखते हैं, एंगेजमेंट रहती है, ध्यान रखना है। चले आगे, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट आर द कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड टू एनालाइज अ नोवेल, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कॉमन लिटरेरी डिवाइस बताने हैं जो कि एक नोवेल को एनालाइज करने के लिए यूज करे जाते हैं, है ना भाई, और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। देख लेते हैं, देखो, तो लिटरेरी डिवाइस बेसिकली होते हैं कैसे टूल्स होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं राइटर्स के द्वारा टू मेक अ नोवेल मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। तो अपनी नोवेल को मीनिंगफुल बनाने के लिए भाई और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पर यूज करा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। और दे ऑल्सो हेल्प रीडर्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी क्लियरली, और ये मदद भी करता है कि स्टोरी जो है एनालाइज भी करी जा सके और समझ ही भी जा सके रीडर्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो भाई, अब कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है जिसका यहाँ पर जो है राइटर यूज करता है या एनालाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। पहला है प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट क्या है बेसिकली, कि स्टोरी की प्लॉटिंग किस प्रकार से है। तो द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ नोवेल। तो नोवेल के अंदर जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, कि पहले ये इवेंट होगा, देन ये आएगा, देन लास्ट में ये वाला पार्ट आएगा, तो सीक्वेंस, इसको प्लॉटिंग बोलते हैं। और इट इंक्लूड्स द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है भाई, बिगिनिंग है, मिडल है और एंड है, ये इंक्लूड करता है प्लॉटिंग के अंदर। एग्जाम्पल, इन अ नोवेल द प्लॉट में शो हाउ अ पुअर कैरेक्टर स्ट्रगल्स एंड फाइनली सक्सीड इन लाइफ, है ना भाई। तो प्लॉटिंग ये दिखाएगा कि भाई स्टार्टिंग में एक लड़का कितना गरीब था, स्ट्रगल कर रहा था, और बाद में जो है फाइनली वो सक्सीड हो गया अपनी लाइफ के अंदर।
तो प्लॉटिंग थी, पहले उसका स्ट्रगल दिखाया, देन लास्ट में वो सक्सेसफुल हो गया है। आगे चले, आगे देखो भाई, उसके बाद है भाई करेक्टर के बारे में बताना, ठीक है भाई। कैरेक्टराइजेशन, तो कैरेक्टराइजेशन शोज हाउ करेक्टर्स आर प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड। तो ये दिखाता है कि भाई किस प्रकार से जो करेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, किस प्रकार से डेवलप करेंगे अपने करेक्टर को, और इट रिवेल्स देयर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जो पर्टिकुलर करेक्टर जो स्टोरी के अंदर है, वहाँ पर उन करेक्टर के फीलिंग्स हो गए, थॉट्स हो गए, वहाँ पर ये प्रेजेंट करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर शोन थ्रू हिज एक्शंस एंड सेक्रीफाइस। मान लो कि स्टोरी के अंदर एक करेक्टर है जहाँ पर जो है वो अपने एक फ्रीडम फाइटर जो कि अपने एक्शन और सेक्रीफाइस के थ्रू जो है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर लड़ रहा है आज़ादी के लिए। समझ आ गया। उसके बाद थीम, तो हमें पूछा गया है कि भाई लिटरेरी डिवाइस यूज करता है नोवेल के लिए राइटर, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिससे आप जो है ऐसे लिटरेरी डिवाइस जिसको आप यूज कर सकते हो या यूज करे जाते हैं नोवेल, एक नोवेल के लिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सके। तो पहले हम प्लॉटिंग देखेंगे, फिर कैरेक्टर के बारे में समझेंगे, फिर हम उसकी थीम के बारे में समझेंगे कि भाई जो नोवेल हम पढ़ रहे हैं या जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसके मेन थीम क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई किसके इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है। तो द थीम इज द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ द नोवेल ना। मेन थीम है, मेन आइडिया और मेन मैसेज जो है वही क्या होता है, उसकी थीम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हमको बताना है। तो द थीम्स लाइक लव, फ्रीडम, सोशल इंजस्टिस और सेक्रीफाइस आर कॉमन इन नोवेल्स। इन नोवेल के अंदर जो है ये सब मेन थीम होती हैं जिनके ऊपर नोवेल लिखी जाती है। आगे चले भाई, उसके बाद है सेटिंग, ठीक है भाई। यानी कि हम किस तरीके से जो सेटिंग कर रहे हैं स्टोरी के अंदर हर एक चीज की। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहले देखो, सेटिंग रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी, है ना भाई। कि स्टोरी के अंदर हम किस प्रकार सेटिंग कर रहे हैं कि भाई कौन कब आएगा, है ना, किसका क्या स्थान होगा यानी प्लेस होगा। तो इट हेल्प्स क्रिएट द मूड एंड बैकग्राउंड, ठीक है भाई। तो एक स्मूथली काम चले, एक मूड क्रिएट हो स्टोरी के अंदर और एक बैकग्राउंड क्रिएट हो ताकि समझ आए स्टोरी, तो उसके लिए सेटिंग है। For example, a novel set during the Indian freedom struggle shows the political and social condition of that time। तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई, यहाँ पर हमने अपने फ्रीडम के जो स्ट्रगल था उस टाइम की, यहाँ पर हमने क्या ले ली, सेटिंग कर दी। उस टाइम की बैकग्राउंड हमने कौन सा ले लिया, जो पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। अब इससे क्या दिखेगा, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन हमको दिखाई जाएगी उस टाइम की। तो ये सेटिंग है कि भाई हमें हमें कहाँ तक टिकना है, उसके बाहर नहीं जाना है। समझ आ गए, समझ आ गया। उसके बाद नरेशन, नरेशन मतलब एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। तो नरेशन इज द वे द स्टोरी इज टोल्ड, है ना भाई। नरेशन क्या होता है, स्टोरी को किस तरीके से बोला जा रहा है। तो नरेशन इज द वे द स्टोरी इज टोल्ड सच एज फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन नरेशन। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन नरेशन की बात आएगी, है ना, अगर कोई नॉवेल है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, आई और वी, है ना। तो आई और वी में स्टोरी लिखी गई का मतलब है कि वो बंदा अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि वो क्या सोचता है उस इंसिडेंट के बारे में, उसके बारे में, है ना। तो नरेशन एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है, तरीका है कि स्टोरी को तुम किस तरीके से कह रहे हो, फर्स्ट पर्सन में कह रहे हो या थर्ड पर्सन में कह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अ स्टोरी टोल्ड यूजिंग आई सोज फर्स्ट पर्सन नरेशन, है ना भाई। अगर आई का यूज करके जो है यहाँ पर स्टोरी चल रही है अपनी फिक्शन की नॉवल के अंदर, तो दिखाने का मतलब क्या है, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। आगे चले, उसके बाद है भाई सिंबोलिज्म। सो सिंबलिज्म क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, दिखा कुछ रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और है, इसको बोलते हैं सिंबलिज्म। यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट और इवेंट का यूज करा टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग। तो एक गहरी मीनिंग बताने के लिए हमने किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट का यूज करा पर्टिकुलर, ताकि हम उस चीज को दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रोकन चेन में सिंबलाइज फ्रीडम, है ना भाई। कि मान लो हमने क्या करा, यार नोवेल तुम पढ़ रहे हो, वहां पर एक ब्रोकन चैन है, तो ब्रोकन चैन को यहाँ पर किसे सिंबलाइज करा जा रहा है कि हम आजाद हो चुके हैं, है ना, सिंबलाइज फ्रीडम। समझ आ रहा है। उसके बाद आगे बात करें इमेजरी की। तो इमेजरी यूज टू डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, है ना। इमेजरी मतलब कि जब रीडर पढ़े उसको, तो उसके मन में जो है इमेज बने, क्या बने भाई, इमेज बने, एक पिक्चर क्रिएट हो। तो imagery use descriptive language to create pictures in the reader's mind. For example, describing a battlefield with sounds, blood and smoke, है ना। तो इसको अगर सी डिटेल में बताई जा रही है स्टोरी के अंदर
है ना, एक नोवेल के अंदर, तो मन में एक पिक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैंने यहाँ पढ़ा होगा ना, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली जो है इसकी इमेज बन गई होगी, तो इसको बोलते हैं इमेजरी। अब ये बनेगी कैसे, डिपेंड करता है कि जो राइटर है वो किस प्रकार से लिख रहा है, तभी तो मन में इमेज बनेगी भाई, ध्यान रखना है। आगे चले। Politicians manipulate common people during moments of national crisis. Discuss with respect to the novel आजादी। ऐसे सच बात भी है ना। देखो क्या बोला गया है कि जो पॉलिटिशियंस है वो मैनिपुलेट करते हैं आम लोगों को, ठीक है, और ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, कि भाई देश में बहुत पीड़ा चल रही है, अभी बहुत परेशानियां चल रही है, उसके बाद भी जो पॉलिटिशियंस है वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, उनको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आपको ये एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द नोवेल आज़ादी। जो आज़ादी नोवेल है आपकी इस कोर्स के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है। देखो भाई, तो आज़ादी एक नोवेल है जो कि इसको चमन नहल ने लिखा है, और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 के टाइम पर ये सेट करी गई है, जिसकी सेटिंग है वो इस टाइम पर है ना, और विच वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट नेशनल क्राइसिस। तो उस टाइम का जो हमारा इंडिया का हाल था, एक तरह से वो नेशनल क्राइसिस का चल रहा था, क्योंकि भाई पेन था, सफरिंग थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर आपको पता है। और थ्रू दिस नोवेल द राइटर शोज हाउ पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कॉमन पीपल इन सच डिफिकल्ट टाइम्स। तो डिफिकल्ट टाइम्स पे भी कॉमन लोगों को, आम लोगों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करा गया पॉलिटिशियंस के थ्रू, है ना। और उस टाइम में पॉलिटिशियन में भाई बिलीव कर लिया जाता था, और इवन आज भी बिलीव कर ही लेते हैं लोग, तो वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स टॉक अबाउट फ्रीडम एंड नेशन। पॉलिटिकल लीडर हैं, अपनी स्पीच में भाई बताते हैं आज़ादी के बारे में, है ना, और नेशन के बारे में बोलते हैं, बट दे डू नॉट थिंक अबाउट द सेफ्टी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ये ऑर्डिनरी जो लोग हैं, मतलब कि जो आम लोग हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचे बिना जो है अपना फैसला ये ले लेते हैं। दे मेक डिसीजंस फॉर पावर एंड पॉलिटिक्स। तो वो डिसीजन लेते हैं, उससे इनकी पॉलिटिक्स के नजरिए बदलते हैं, ध्यान रखना, और पावर के डायनेमिक्स बदलते हैं। जो डिसीजन लेते हैं इसे, ताकि पावर और पॉलिटिक्स बदले, और नॉट फॉर ह्यूमैनिटी, ना कि इंसानियत के लिए। दे देयर स्पीचेस क्रिएट फियर, एंगर एंड कम्युनल हेटरेट अमंग पीपल। तो आपने देखा ना आज के टाइम में मतलब बहुत हेट चल रही है वैसे, या हिंदू मुस्लिम को लेकर, या और किस धर्म को लेकर। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो इनकी स्पीच होती है ना पॉलिटिशियंस की, इस वजह से ये हेटेड आती है। तो यही बोला जा रहा है कि जो स्पीचेस है उनकी, वो फियर क्रिएट करती है, एंगर क्रिएट करती है, और कम्युनल हेटरेट क्रिएट करती है। कम्युनल हेटरेट का मतलब होता है धर्म को लेकर हेट फैलाना, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो। और कॉमन पीपल ट्रस्ट दीज लीडर्स एंड फॉलो देयर वर्ड्स। तो जो कॉमन लोग हैं भाई, उनकी लीडर्स पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, उनके वर्ड्स को फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन, जो दंगे होते हैं, ठीक है, जो रियोट्स होते हैं, रायोट्स होते हैं, वो ब्रेकआउट एंड वायलेंस स्प्रेड्स एवरीवेयर। जिससे क्या होता है, जो वायलेंस है वो हर जगह फैल जाती है, और इनोसेंट पीपल लॉस देयर होम। अब देखो इससे होता क्या है कि जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कुछ यहाँ पर करा धरा ही नहीं था, वो अपने घरों को खो देते हैं, अपनी फैमिलीज को खो देते हैं अपनी जो उनकी पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्ण लाइफ चल रही थी, वो भी भंग हो जाती है। और मैनी आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री एंड सफर पेन एंड लॉस। जब ये पार्टीशन का डिसीजन ले लिया गया, उसके बाद पता है ना क्या हुआ, जो यहाँ के इंडिया के मुस्लिम्स थे उसमें बहुत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो इंडिया में आ रहे थे। तो इस टाइम पे उनको अपनी फैमिलीज छोड़नी पड़ गई, है ना भाई, अपने घर छोड़ने पड़ गए, अपने काम छोड़ने पड़ गए। तो इससे लोगों को बहुत सफरिंग हुई, बहुत पेन हुआ, ध्यान रखना है। समझ आ गए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। और द नोवेल शोज दैट पॉलिटिशियंस रिमेन सेफ वाइल कॉमन पीपल सफर द मोस्ट। और ये नोवेल यही बताती है कि इस इंसिडेंट से जो भी बातें निकल कर आती हैं, जो भी पढ़ा हमने, देखा कि जो पॉलिटिशियंस है वो भी वो सेफ रहे, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो थ्रू आज़ादी, चमन नहल क्रिटिसाइज पॉलिटिकल लीडर्स एंड हाईलाइटिंग हाउ ऑर्डिनरी पीपल बिकम विक्टिम्स ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। तो नेशनल क्राइसिस के टाइम पे जो कॉमन पीपल है वो कैसे विक्टिम्स बने, और इनको तो आंच भी नहीं आई, जो ये लीडर्स हैं। तो यही बताया गया कि लीडर्स जो है किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज स्पीचेस एंड सो मैनी थिंग्स, एंड यू नो वेरी वेल, ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कमेंट अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ द नोवेल इन 21st सेंचुरी। तो आज के टाइम पे, 21st सेंचुरी के टाइम पे जो नोवेल है, इनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर आपको बताना है कि भाई इनकी पॉपुलैरिटी है भी या नहीं है, तो उसके ऊपर आपको बताना है। देखो, द नोवेल रिमेन्स पॉपुलर
इन 21st सेंचुरी बिकॉज इट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। ठीक है भाई, जो नॉवेल है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कह लो, या आज भी क्या इसका कह सकते हैं कि मतलब दबदबा है। लोग नॉवल पढ़ते हैं, सारी एज के लोग नॉवल पढ़ते हैं। ठीक है, पॉपुलर आज भी यही है क्योंकि जो रीडर्स को ये अट्रैक्ट करती है। पहले लोग नॉवल खरीद के लेके आते थे, लेकिन आज ई बुक के फॉर्म में पढ़ लेते हैं ना, पीडीएफ उनके पास होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो नॉवेल्स डील विद रियल लाइफ इश्यूज है ना, जैसे मैंने पीछे भी देखा तो वो रियल लाइफ इश्यूज थे, रियल लाइफ इश्यूज थे जिसको पढ़ रहे थे लोग है ना। जो आज़ादी की नॉवल हो गई, और भी बहुत सारी नॉवल है, आनंद मठ हो गई, तो वो रियल लाइफ इश्यूज के बारे में बता रही होती है और कुछ नहीं। तो इसलिए नॉवल जो है, नॉवेल्स जो है लोगों को पढ़ने का मन करता है। ठीक है, जो नॉवेल्स इसे लोग पढ़ते हैं। तो नॉवेल्स डील विद रियल लाइफ इश्यूज सच एज लव, आइडेंटिटी, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इसके बारे में नॉवल बताती है, तो इसलिए लोगों का मन करता है। विच आर स्टिल रिलेवेंट टूडे। तो ये सारी चीजें जो है आज भी जो है रिलेवेंट है, इसके ऊपर लोगों को भाई ज्ञान चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉवेल्स। तो आज की टेक्नोलॉजी है, इसने क्या इंक्रीज भी कर दिया है नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी को। कैसे? ई बुक्स हो गई, ऑडियो बुक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, जो नॉवल को इजीली अवेलेबल करा रहे हैं रीडर्स के अराउंड। ठीक है ना, तो वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ सकते हैं वो। और पीपल कैन रीड नॉवेल्स ऑन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर एट एनी टाइम। ये नहीं कि तुम्हें बुक कैरी करके चलना पड़ेगा, नहीं। अब यहाँ पर तुम कहीं भी जाओ, किसी कोने में पढ़ सकते हो, बस तुम्हारे पास फ़ोन वगैरह होना चाहिए और कुछ नहीं है। और जो नॉवेल है भाई, ये इसलिए पॉपुलर हो रही है बिकॉज इट अलाउज रीडर्स टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस एंड डेली लाइफ। ठीक है भाई, तो लोग जब नॉवल को पढ़ते हैं उनको स्ट्रेस और डेली लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उससे वो बाहर आ पाते हैं, है ना। और इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड सोसाइटी। तो ह्यूमन के इमोशंस हो गए, सोसाइटी के बारे में बताती है, और इस वजह से जो है एंटरटेनमेंट में लोगों को मिलता है। Many novels are also adopted into films and web series which further increases their popularity। ठीक है, बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिसको इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से सिनेमा में पिरो दिया है। किसमें? जितनी भी नॉवेल्स की स्टोरी है उसको सिनेमा में, सिनेमा हो गया ना, वेब सीरीज वगैरह हो गई, इन सब में जो है इसके थ्रू यहाँ पर जो इनकी स्टोरी बताई गई है, जिस वजह से नॉवेल्स की जो स्टोरी है, ये जो नॉवेल्स हैं ये और पॉपुलर हो जाती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे देखो, इन द 21st सेंचुरी द नोवेल रिमेन्स पावरफुल एंड पॉपुलर। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो काम हो गया, अब इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन आज भी पॉपुलर है। और यानी लिटरेरी फॉर्म में, मतलब रीडिंग के फॉर्म में भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कंटिन्यूज टू एंटरटेन, एजुकेट एंड इंस्पायर रीडर्स। ठीक है भाई, एजुकेट इंस्पायर करने के लिए आज भी बहुत पावरफुल और पॉपुलर टूल है अपना, एक तरह से नोवेल। समझ आ रहा है? आगे चले। What role does the revolution play in consolidating the idea of nationalism in आनंद मठ? तो आपको बताना है कि जो रेवोल्यूशन है उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, किसके लिए? फॉर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने के लिए। आपको किसने बताना है? आनंद मठ में जो आनंद मठ जो नोवेल है उसके हिसाब से आपको ये सब बताना है। ठीक है भाई, तो आनंद मठ जो एक नोवेल है जिसको लिखा है बंकिम चंद्र जी ने, और इन दिस नोवेल रेवोल्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए इस नोवेल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशन के बारे में ही बात करी गई है। द रेवोल्यूशन इन आनंद मठ इज लेड बाय मोंक्स। तो जो रेवोल्यूशन के बारे में बता रखा है आनंद मठ के अंदर, तो इसको लेड कौन करा था? वो मोंक्स कर रहे थे, हु फाइट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स टू फ्री द मदरलैंड। जो कि क्या कर रहे थे? फॉरेनर जो रूलर्स हैं उनको भगाने के लिए, ठीक है, अपने मदरलैंड को फ्री कराने के लिए यहाँ पर वो फाइट कर रहे थे। तो थ्रू देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स द नेशन। तो उनकी ड्यूटी क्या नेशन के लिए, लोगों को समझ आया, लोग अवेयर हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन एक्टिविटीज जो ये मॉन्क्स कर रहे थे, रेवोल्यूशन जो ये कर रहे थे। द स्ट्रगल यूनाइट्स पीपल एंड मेक देम फील दैट द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल लाइफ। तो ये रेवोल्यूशन ही था, जो स्ट्रगल था जो ये मॉन्क्स कर रहे थे, जो रेवोल्यूशन इसके अंदर होता था, जिसने लोगों को यूनाइट करा और उन्होंने समझाया कि जो नेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है देन एनी पर्सनल इश्यूज। पर्सनल इश्यूज थोड़ा साइड रखो भाई, नेशन के लिए काम करो। लोगों को समझाया, अवेयर करा।
और द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट टीच डिसिप्लिन सेक्रीफाइस एंड डिवोशन टू द मदरलैंड। तो अपनी मदरलैंड के लिए भाई डिवोशन यानी प्यार करना, सेक्रीफाइस करना एंड डिसिप्लिन जो है यहाँ पर सिखाया। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। और द मोंग्स वर्शिप द नेशन एज अ मदरलैंड। जो मोंग्स थे वो अपनी मदरलैंड को क्या करते थे, पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और एंड टू आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर हर फ्रीडम। और अपनी वो जिंदगी जो है वो कुर्बान भी कर रहे थे, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। वो रेडी थे अपनी जान देने के लिए। ठीक है। और द सॉन्ग वंदे मातरम फर्दर स्ट्रेंथेंस नेशनल फीलिंग्स अमंग द पीपल। तो जो भाई लोग आगे भी जो है वंदे मातरम, आपको पता है उसने क्या करा, लोगों की जो नेशनल के लिए, अपनी नेशन के लिए जो फीलिंग है उसको क्या करा, स्ट्रेंथ करा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो रिवोल्यूशन है वो एक आनंद मठ के अंदर वो हेल्प करा लोगों को जगाने के लिए। ठीक है। अब के नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी कॉन्सियसनेस। ठीक है। एंड कंसोलिडेट्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय इंस्पायरिंग यूनिटी। तो जो ये आनंद मठ के अंदर जो रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया, इसने क्या करा, लोगों को जगाया ताकि उनका जो माइंड है वो कॉन्शियस हो जाए, सोच सके कॉन्शियस होके, है ना, कि भाई चल क्या रहा है। और नेशनलिज्म का आइडिया के लिए भी लोगों को क्या करा, यूनाइट करा। समझ रहे हो। तो और सेक्रीफाइस के लिए और लव फॉर द कंट्री, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आगे चलो। हाउ डज आजादी एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन साइकी। ठीक है। तो ह्यूमन साइकी के ऊपर जो पार्टीशन का एक तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपको बताना है। किसके कंटेक्स्ट में बताना है, आज़ादी के कंटेक्स्ट में, कि भाई आज़ादी किस प्रकार से एक्सप्लोर करती है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द ह्यूमन साइकी, ह्यूमन के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा। चलते हैं भाई, देखते हैं। तो आज़ादी एक नोवेल है जिसको लिखा है चमन नहल जी ने, जो कि डील करती है ट्रोमेटिक इवेंट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो 1947 के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था, उसमें जितने भी ट्रोमेटिक इवेंट्स जो लोगों को ट्रॉमा देकर चले गए हैं लाइफ टाइम के लिए, उसके बारे में डील करती है। द नोवेल डीपली एक्सप्लोर्स हाउ पार्टीशन अफेक्ट इन द ह्यूमन माइंड्स एंड इमोशंस, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो बदली है ही, वो तो ठीक है, बट लोगों के जो माइंड है उस पर भी किस प्रकार से अफेक्ट करा, ये भी जो है यहाँ पर बताती है। ठीक है, आगे चले। द नोवेल शोज द फियर, कंफ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी फेस्ड बाय कॉमन पीपल। तो नोवेल ये पीछे मैंने बताया है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, आंसर ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपका आजादी, आनंद मठ वगैरह से ही आता रहता है, ध्यान रखना है। तो फियर, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी जो है लोगों ने फेस करी, ये नोवेल शो करती है। और अचानक से वॉयलेंस हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, दंगे हो जाना और लोगों का मरना, ये क्रिएट करता है कॉन्स्टेंट मेंटल टेंशन। तो लोगों के मन में लगातार एक मेंटल टेंशन जो क्रिएट होती है। और पीपल लिव इन फियर ऑफ लूजिंग देयर लाइव्स, फैमिलीज एंड होम्स। तो लोग भाई डर में थे, डर में जी रहे थे कि उनकी जो जाने चले जाएंगी, अपनी फैमिलीज को खोना पड़ेगा, होम अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ेगा, विच डीपली अफेक्ट्स देयर पीस ऑफ माइंड। तो उनकी जो मन की शांति थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई भाई, भंग हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है। और आज़ादी ऑल्सो प्रेजेंट्स द पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो अपनी जगह छोड़ के जाना। ठीक है। तो पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, ये भी जो है आज़ादी हमको दिखाती है, प्रेजेंट करती है। और फैमिलीज आर फोर्स्ड टू लीव देयर एंसेस्ट्रल होम्स एंड माइग्रेट टू एन अनोन लैंड। ठीक है। जो उनके पूर्वजों के घर थे, एंसेस्ट्रल घर थे, उनको वो छोड़ना पड़ा और माइग्रेट करना पड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कुछ जानते ही नहीं है, अनोन लैंड। जैसे कि जो इंडिया साइड पे जो लोग रहते थे, पहले तो पूरा इंडिया ही था, तो इंडिया साइड पे जो लोग थे वो उनको पाकिस्तान मान लो जाना पड़ा, तो वो तो उनके लिए अनोन है ना, वो तो उनके लिए पूरी तरीके से क्या है, अनोन है, अनोन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो फिर तो वो करेंगे क्या वहां पर, तो ये परेशानी लोगों को देखनी पड़ी। और दिस causes इमोशनल शॉक, सैडनेस एंड फीलिंग ऑफ रूटलेसनेस। ठीक है भाई, तो ये इस वजह से जो क्या हुआ कि जो लोगों को शौक लगना, दुखी होना, ठीक है, फीलिंग ऑफ रूटलेसनेस, और करेक्टर सफर फ्रॉम लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। तो जो करेक्टर्स है भाई जितने भी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने सफर किससे करा, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी ही चली गई एक तरह से, और वो बिलोंगिंग भी, ठीक है, जो उनके सामान वगैरह वो भी उनको सब छोड़ के आने पड़े। तो इससे जो है लोगों को सफर करना पड़ा। ठीक है भाई, और आगे देखो, जो नोवेल है ये भी हाईलाइट करती है कि भाई जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और ग्रिफ के बारे में जो लोगों ने फेस करी। और मैनी करेक्टर्स विटनेस डेथ, ब्रूचुअली ब्रूचुअलिटी एंड बेट्रियल,
विच लीव्स परमानेंट स्कार्स ऑन देयर माइंड्स, लोगों के मन में एक परमानेंट डर बैठा के चले गई है, जितने भी यहाँ पे डेथ हुई, ठीक है, लोगों के संग अत्याचार हुए है ना, लोगों को पीटा गया उस वजह से। द लॉस ऑफ लव्ड वंस क्रिएट्स अ फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, एंगर एंड डिसअपेयर। तो जो लोगों ने अपने चहीते खोए, ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, जो लोग जिसको प्यार करते थे, किसी ने अपनी बीवी खोई, किसी ने बच्चा खो दिया, किसी ने पति खो दिया था उस टाइम पे। और आगे बात करें, इसी सेम टाइम पे जो आज़ादी ये भी दिखाती है किस प्रकार से जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे टू एडजस्ट एंड सर्वाइव डिस्पाइट देयर सफरिंग, ठीक है भाई। तो सफरिंग तो उनको थी, लेकिन लोग यहाँ पर ये भी आज़ादी दिखाती है कि लोग किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे थे एडजस्ट होने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, सफरिंग होने के बावजूद। सफरिंग तो भाई बहुत, तुम्हें पता है, तुम इधर से उधर हो रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं एडजस्ट होना है, कहीं सोना है, कहीं रहना है, तो उसके लिए लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए बहुत जगह आपने देखा होगा रिफ्यूजी कैंप जो थे, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप वगैरह में जो लोग हैं वो अपनी रातें बिताई हैं, रहे हैं, ठीक है। और इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रेसिलेंस, होप एंड द डिजायर टू रीबिल्ड लाइफ आफ्टर ट्रॉमा। तो ये दिखाता है कि, ये रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रॉमा आने के बाद, एक ट्रॉमा फेस करने के बाद किस प्रकार से अपने आप को रीबिल्ड करना है, ठीक है। लोगों ने रेसिलेंस सीखा, होप सीखी, ठीक है, मतलब आज तक लोगों के अंदर एक रुका डिटर्मिनेशन था कि भाई हमें खड़े रहना है ऐसी मुसीबत में, और डिजायर थी अपने आप को फिर से रीबिल्ड करने की, लाइफ आफ्टर द ट्रॉमा, ठीक है, लाइफ को फिर से बिल्ड करना है, रीबिल्ड करना है इस ट्रॉमा को फेस करने के बाद। ये भी हमको आज़ादी दिखाती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज़ादी जो है पावरफुली एक्सप्लोर करती है डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को ऑफ द पार्टीशन ऑन द ह्यूमन साइक, यानी ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के दिमाग के ऊपर, उसकी जो साइकोलॉजी है उसके दिमाग के ऊपर एक पार्टीशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ये आज़ादी हमको दिखाती है अच्छे से, शोइंग हाउ फ्रीडम केम विद इमेंस ह्यूमन सफरिंग। जो आज़ादी आई है बहुत कैसे आई है, एक इमेंस सफरिंग से आई है, जो कि ह्यूमंस ने सफरिंग करी है, सफर करा है। समझ आ गया। आगे चले, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन ऑन द रीडर। तो भाई फिक्शन का क्या इम्पैक्ट है रीडर के ऊपर, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फिक्शन हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। इट It entertains readers by telling interesting stories, helping them escape from the stress of daily life। तो डेली लाइफ के स्ट्रेस से बचने के लिए, एंटरटेन करने के लिए जो फिक्शन भाई जाना जाता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है कि जो रीडर के ऊपर जो है काफी एक इम्पैक्ट डालती है। आगे चले, थ्रू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी फिक्शन प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, ठीक है भाई। तो एक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के थ्रू फिक्शन हमको इंजॉयमेंट देती है, रिलैक्सेशन देती है, क्योंकि नोवेल होती है ऐसी है जो आपको स्ट्रेस फ्री कर दे, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, फिक्शन हेल्प करती है, ऑल्सो हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी। तो नॉवेल्स के थ्रू हम सोसाइटी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इमोशंस के बारे में जान पाते हैं, और अच्छे से डिटेल के बारे में। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, बट जब नॉवेल पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, अच्छा यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो बहुत नई चीज़ है हमारे लिए। तो नॉवेल हमको सिखाती है। By reading about different characters and situations, readers developed empathy and learn to see life from different points of view। तो लोग जो है भाई जब रीड करते हैं अबाउट डिफरेंट करेक्टर्स, वो अलग अलग करेक्टर्स के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं नोवेल के अंदर, ठीक है, या फिक्शन, जो फिक्शन स्टोरी है उसके थ्रू जब पढ़ते हैं अलग अलग करेक्टर्स को, तो वो अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं, और जो रीडर डेवलप करते हैं क्या चीज़, एम्पैथी डेवलप करते हैं, और सीखते हैं कि लाइफ कैसे जी जाती है। और वो कैसे सीख रहे हैं इस चीज़ को, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो अलग अलग करेक्टर को पढ़ रहे हैं, अलग अलग करेक्टर के बारे में जान रहे हैं, उसके इमोशंस के बारे में जान रहे हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को कैसे जी जाती है वो भी यहाँ पर जो है सीखता है रीडर। और इट ब्रॉडेंस देयर थिंकिंग एंड इमोशनल, ठीक है, और थिंकिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो क्या वही बताया मैंने यहाँ पर कि जो ये फिक्शन है ये ब्रॉड करता है, यानी और वाइडर करता है लोगों की थिंकिंग को, ठीक है, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को, कि लोग जो इमोशन और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आगे चले, और मैनी वर्क्स ऑफ फिक्शन टीच मोरल वैल्यूज एंड लाइफ लेसन। तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं फिक्शन के जो कि लोगों को मोरल वैल्यू सिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और बहुत सारे लेसन्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। दे मेक रीडर्स थिंक अबाउट राइट एंड रोंग, जस्टिस, लव, सेक्रीफाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो फिक्शन होता है ना भाई, तो ये रीडर्स को भाई सोचने के लिए मजबूर कर देता है, भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, लव के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में।
जितना हमने पीछे जितने नोवेल के क्वेश्चन करे आप समझ रहे होगे, सभी नोवेल इसी बारे में होती हैं जो कि फिक्शन स्टोरी एक तरह से। तो फिक्शन और बाकी जो इंसिडेंट है वो मिक्स हो जाते हैं नोवेल के अंदर। और फिक्शन कैन ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशूज। तो कल्चरल इशूज हैं, कोई सोशल इशूज होते हैं, कोई पॉलिटिकल इशूज हैं, तो उसके बारे में क्या फैलाना, अवेयरनेस फैलाने का काम भी फिक्शन जरूर करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो फिक्शन नॉट ओनली एंटरटेन्स, भाई यही नहीं कि हम बस हमें मजे दे रहा है नोवेल, हमें बस फनी लग रही है नोवेल, हमें मजा आ रहा है, नहीं, बल्कि एजुकेट भी करता है और शेप करता है हमारे थॉट्स को कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए। क्योंकि जो चीज आप पढ़ोगे वही आप मुंह से उगलते हो, ध्यान आपको रखना है, वैसे ही आपके विचार होते हैं। और तुम्हारी थॉट्स को, फीलिंग्स को और एटीट्यूड्स जो है रीडर के, उसको क्या करता है, शेप करता है। और मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो फिक्शन जो एक इम्पोर्टेंट फॉर्म बन जाता है लिटरेचर का, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? तो ये क्या है, इम्पैक्ट होता है फिक्शन का रीडर्स के ऊपर। तो आपको समझ आ गया, जो क्वेश्चन मैंने बताया एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भाई जरूर करके जाना, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाने वाला है। बाकी कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। बाकी वीडियो पसंद है क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलता है तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।